हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैंने अभी आपसे कहा था कि GS करंट के बाद अभी मेरा नया टॉपिक जो चालू होगा वो पेपर सॉल्व कराएंगे। और ये जो पेपर है आप देख रहे हैं, ये मॉडल पेपर RO के लिए 2024 के लिए है। और वास्तव में ये मॉडल पेपर जो करा रहे हैं, जब आप जाएंगे परीक्षा देने तो आपको खुद मालूम होगा कि नहीं, सर ने जो बताया है वास्तव में बहुत अच्छा है। क्योंकि ये मॉडल पेपर जब हम कराएंगे तो विधिवत इसमें जहां महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको भी हम बताते चल रहे हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, देखिए कि प्रश्न कैसे आने की संभावना है। उसी टाइप के प्रश्न ये बनाए गए हैं, तो हम चालू कर रहे हैं। जैसे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तार्म पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कहाँ नहीं है? उत्तर प्रदेश। पहली चीज, क्वेश्चन जब पढ़ना तो बहुत ढंग से पढ़ना। लोग आज वास्तव में पेपर में बहुत छोटी छोटी गलतियां कैसे हो जाती हैं, जैसे कहीं शब्द होता है नहीं है तो वो ध्यान देते नहीं और जल्दबाजी में एकदम से लगा देते, गलत हो जाता है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश में नहीं है तो कौन सा है इसमें? नहरान, ये तो है। इसके बाद नवदा टोली, ये नहीं है। खराडी है, सोगारा है, तो कौन नहीं है? यही नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, नवदा टोली। ठीक। MP में, भारत में सर्वप्रथम कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? अब देखो, कृषि का काल पूछ रहा है। भारत में कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। जब मित्रों कृषि की बात करते हैं तो याद रखना कि नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि का प्रयोग करना हम लोग सीखे थे। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में एक नवपाषाण काल है, जैसे निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल में हम लोग क्या खोजे थे? आग की खोज की थी। मध्य पुरापाषाण काल में हम लोग उसका प्रयोग सीखे, लेकिन आधुनिक काल में विधिवत प्रयोग सीख गए थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि कृषि कार्य की बात कर रहा है तो नवपाषाण में लगाएंगे। अगर यही चीज पूछा जाता, पशुपालने की बात अगर होती तो हमें ये क्वेश्चन लगाते। पशुपालना हमने कब प्रारंभ किया? तो मध्य पाषाण काल में हमने पशुपालन प्रारंभ किया था। ठीक है। लेकिन कृषि कब की है? तो नवपाषाण काल में। तो याद रखना कि नवपाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया। मानव ने मकान बनाकर रहना, एक स्थायी निवास बना लिया था। अब मानव का जीवन जो था स्थायी हो गया था, खाना बदोश से बाहर निकल चुका था। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलमित नहीं है। अब इसमें देखना है कौन सही सुलमित नहीं है। अब यही चीज पकड़नी है। बहुत लोग झटके में लगा जाते, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है। तो याद रखना हड़प्पा, अब यहाँ क्या है? नहीं है, सुलमित नहीं है। तो पकड़ो यहाँ पर क्या नहीं है। तो हड़प्पा, राखलदास बनर्जी गलत। चनोदड़ो ये सही है, मैकेन की है। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, ये भी सही है। लोथल ये SR राव ने की थी, SR राव ने खोज की थी। और हड़प्पा की DR साहनी ने की थी। किसने की थी? DR साहनी ने। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? ये D आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि आपका ये A गलत है, पहला गलत है, दूसरा आपका सही है, तीसरा सही है और चौथा गलत है। तो पहला और चौथा गलत, तो आंसर कौन हो जाएगा? इसमें D आंसर। ठीक है। तो याद रखना कि 4 क्वेश्चन आपके तैयार यहां से हो जाएंगे। अगर कभी हड़प्पा की खोज पूछे तो DR साइनी लगा के आना। चनोदड़ो पूछे, मायके को लगा के आएंगे। रोपड़ के पूछा जाए तो यज्ञदत्त शर्मा को लगाएंगे। और लोथल की अगर खोज पूछे तो SR राव को लगा के आएंगे। ठीक है। तो ये इस तरीके से। अगला देखिए,
कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा कालीन या हड़प्पर कालीन माना गया है? ठीक है, हड़प्पोत्तर कालीन माना गया है तीनों कालों में। यानी कि तीनों कालों से संबंध रखने वाला कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो है, बनवाली है, मांडा है, उलास है। तो याद रखना इसमें मांडा को माना गया। किसको माना गया? मांडा को माना गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ ये क्वेश्चन भी आ सकता है। मोहनजोदड़ो के विषय में बता दें कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के दाहिने तट पर यह खोजा गया स्थल था, और कहा जाए पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। यहाँ से मार्केट के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से पशुपतियों की मूर्ति मिली है, यहाँ सूती कपड़े के साक्ष्य मिला है। बनवाली में पूछा जाए तो मिट्टी का हल मिला था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और मांडा ये कहाँ पर है? देखो मांडा जम्मू कश्मीर में है ना। और दैमाबाद जिसे पर याद रखना, ये भी आपको बता दें, यहाँ पर ध्यान देना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सिंधु घाटी का सबसे उत्तर का स्थल कौन सा है? तो तुरंत लगाएंगे मांडा। क्या लगाएंगे? मांडा। और सिंधु घाटी का सबसे दक्षिण का? तो दैमाबाद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैमाबाद। और सिंधु घाटी का सबसे पूर्व का स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर है। कौन है? आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है। ठीक, और सिंधु घाटी का पश्चिम का अगर पूछा जाए तो सुतका गिडोर है। सुतका गिडोर है। तो इस तरीके से आप पेपर अगर सॉल्व करेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो याद रखना। अब एक चीज और बता दें, नदियां भी पूछी जाएं तो नदी की याद रखना, यहाँ चिनाब नदी थी। यहाँ कौन नदी थी? चिनाब नदी थी मांडा में। दैमाबाद में कौन सी नदी? तो परवरा नदी थी। और अगर यही आलमगीरपुर में पूछे कौन सी नदी, तो हिंडन नदी थी। और अगर सुतका गिडोर में पूछा जाए तो दास्क नदी थी। ये चार नदियां। आपके कितने क्वेश्चन बन गए? तो 4 4 8 क्वेश्चन बन गए। तो इस तरीके से अगर पेपर सॉल्व कर लिया तो जान लो कि फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लोग क्या करते हैं कि पेपर सॉल्व करते एक क्वेश्चन देखा टिक लगाए आगे बढ़ गए। नहीं, आप विधिवत उसको पेपर सॉल्व करें। चारों जो प्रश्न पूछे गए उनको विधिवत अगर पढ़ेंगे, उनका सब उल्लेख करेंगे तो निश्चित है कि फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख सुरतगोई, यहां पे याद रखना सुरतगोई है। सुरतगोई, तो सुरतगोई स्थल कहां पर है? ये चीज दिया है यहां पर है। किस देश में स्थित है? पाकिस्तान दिया है, अफगानिस्तान दिया, चीन दिया, भारत दिया। तो सुरतगोई के जब बात करें तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है ना, पाकिस्तान में है नहीं, चीन में है नहीं, भारत में है नहीं, तो कहां पर है? अफगानिस्तान में है। निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा मोहरों पर नहीं पाया गया? देखो यहां नहीं दिया है, नहीं पाया गया है। तो मित्रों याद रखना, बैल का, कुबड़ वाला बैल सबसे पवित्र था। फिर हिरन का भी मिला है, गैड़ा का मिला है। अब इसका एक तरीका बताएं। जैसे पशुपति की मूर्ति मिली हमें। कौन सी मूर्ति मिली थी? पशुपति की मूर्ति। पशुपत ये शिव की मूर्ति मिली हमें। और ये कहां से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली। कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। अब यहां पर कितने पशुओं का? तो यह भी याद रखना, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अब देखो, अगर दाहिने हाथ में पूछा जाए दाएं तरफ कौन सा मिला, तो हाथी और बाघ। ठीक, और अगर बाएं तरफ पूछा जाए, बाएं तरफ कौन सा मिला था? तो गैड़ा भैंसा मिला था। क्या मिला? गैड़ा और भैंसा ये मिला। और अगर यही पैर के नीचे 2 नृत्य करते हुए तो 2 हिरन मिले थे। ठीक है, तो पशुओं की संख्या कितनी हो गई? टोटल संख्या पूछी जाए तो 6, प्रकार पूछा जाए तो 5। कितने प्रकार हैं? तो 5। और संख्या पूछी जाए तो 6। तो 4 जैसे क्वेश्चन पूछा जाए क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से पेपर सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलमित नहीं है? तो ये पूछा गया। अब ये क्वेश्चन है 16 महाजनपद से। किससे है? 16
16 महाजनपद का अंगोत्तर निकाय सूत्र, ध्यान देना, अंगोत्तर निकाय, अंगोत्तर निकाय और भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, इन दोनों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। मित्रों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि 16 महाजनपद का उल्लेख किसमें मिलता है, तो अगर दोनों में से दोनों दिया तो दोनों लगाएंगे, वैसे एक करके पूछा जाता है। अंगोत्तर निकाय बौद्ध धर्म से हो जाएगा, भगवती सूत्र जैन धर्म से हो जाएगा। इन दोनों ने उल्लेख किया है 16 महाजनपद का। इस क्वेश्चन पूछा गया है कौन इसमें सही सुलमित नहीं है। चेदी की राजधानी सुथावती गलत कि सही, तो याद रखना ये सही है। अस्मक की राजधानी पोटिल सही है। कंबोज की राजधानी हाटक, ये घोड़े के लिए बहुत जाना जाता है, यहाँ घोड़े याद किए जाते हैं। अंग की राजधानी चंपा है और यहाँ राजगृह दिया, यही गलत है, तो यहाँ राजधानी चंपा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर गलत कौन हो जाएगा, ये अंग की राजधानी राजगृह ना होकर चंपा हो जाएगी। राजगृह राजधानी किसने बनाई, यह भी मित्रों बता दें कि बिम्बसार जो था शासक हर्यक वंश का, उसने अपनी राजधानी राजगृह या गिरभृज राजधानी बनाई थी, ठीक है। और इसके बाद ये राजधानी कब तक रही, तो यह भी याद रखना कि अजातशत्रु तक रही। और इसके बाद वो भी राजधानी, ये भी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र बनाने वाला कौन था, तो यह भी मित्रों याद रखना कि अजातशत्रु का जो बेटा था उदयन, उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, सबसे पहले पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी। और मित्रों एक चीज आपको और बता दें कि ये जो वंश था पहला ऐसा प्राचीन काल में वंश जो पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, यानी कि बिम्बसार की हत्या किसने की थी, अजातशत्रु ने की। और अजातशत्रु की हत्या किसने की थी, तो उदयन ने की थी। तो टीट फाट टाइट, जैसे को तैसा, इसी की वजह से कहा जाता है कि पुत्रों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो फिर अच्छा पाओगे, तो इसी वजह से, ठीक। तो ये चीज याद रखना। अगला कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया, जो मैंने अभी बताया आपको, तो कनिष्क है, उदयन है। यहाँ ये उद्यन नहीं होगा, यहाँ उदयन होगा। मित्रों क्या हो जाएगा, उदयन। उद्यन ये कहाँ का था, तो ये तो कौशांबी के राजा है, ठीक है, इसने नहीं, ये गलत हो जाएगा, कौशांबी नहीं, उदयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदयन। मैंने अभी आपको बताया उद्यन नहीं लगाना। बहुत लोग उद्यन और उदयन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मित्रों याद रखना उदयन जो है ये किस वंश का था, हर्यक वंश का था। और उद्यन जो है ये कौशांबी का एक राजा था, ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था। अब देखो शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था। अब देखो ध्यान देना, मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था, तो याद रखना कि नालंदा, वाराणसी, तक्षशिला, उज्जैन। मित्रों याद रखना नालंदा ये गुप्त काल हो जाएगा, इतना याद रखना, ये तो गुप्त काल हो गया है ना। और ये तीनों मौर्य काल से हैं, ये तीनों मौर्य काल से हो जाएंगे। तो आपका आंसर कौन सा होगा, नालंदा। नहीं पूछा गया है तो नालंदा। अब नालंदा की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी, तो कुमारगुप्त ने। ये मित्रों याद रखना, ये गुप्त वंश में नालंदा विश्वविद्यालय बना, और चूंकि बहुत बाद में आता है, और ये तक्षशिला, वाराणसी, उज्जैन ये उसी समय के हैं, यानी कि याद रखना मौर्य काल के, ठीक। अगला क्वेश्चन कि भूमदान का पहला अभिलेखित साक्ष्य मिलता है, तो भूमदान का पहला, अब यहां पहला शब्द जुड़ गया, तो भूमदान की अगर शुरुआत करने वाले थे तो सातवाहन थे। कौन थे, तो सातवाहन। मित्रों सबसे पहले भूमदान ब्राह्मणों को दान दी गई, किसने दी थी, तो सातवाहनों ने दी। तो अब ये सातवाहन में कौन सा अभिलेख हो जाएगा, नासिक अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख है, भेषनगर अभिलेख है, महरौली चंद्र अभिलेख है। तो याद रखना
कि नाना घाट अभिलेख हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नाना घाट अभिलेख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से गुप्तकालीन, यानी कि निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाह का सर्वप्रथम बंदरगाह कौन था? तो याद रखना, चोल बंदरगाह, कल्याणम बंदरगाह, कैम्बे, भडोच। तो याद रखना पश्चिमी तट का ये भडोच बंदरगाह बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है। भारत में हुड़ों की सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? मित्रों याद रखना कि हुड़ों ने आक्रमण किसके समय किया था? तो स्कंदगुप्त के समय किया था। कौन राजा था? तो स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय जब हुड़ों ने आक्रमण किया और हुड़ों को पराजित करने वाला कौन था? तो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ऐसा राजा जिसने हुड़ों को पराजित कर दिया था, ठीक है। और हुड़ राजा जब पराजित हो गए तो इसके बाद दोबारा फिर एक हुड़ों शासक का आक्रमण होता है और वो भानुगुप्त के समय होता है मित्रों। और जब भानुगुप्त के समय अटैक हुड़ों ने किया तो उसका सेनापति गोपराज युद्ध का दमन करते हुए शहीद हो जाता है। और कहा जाता है उसी समय से सती प्रथा का प्रारंभ होता है 510 में। 510 में ये एरड़ अभिलेख में मिलता है कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला था। तो मित्रों याद रखना कि भानुगुप्त का जो सेनापति गोपराज मारा जाता है उसी की पत्नी सती हो जाती है। अब यहाँ पर हुड़ सत्ता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले की बात करते हैं कि स्थापना किसने की? तो यहाँ तोड़माड़ दिया, साल दिया, मिहिरकुल दिया, दंतदुर्ग। तो तोड़माड़ ने की थी। किसने की? तोड़माड़। और ये मिहिरकुल ये भी हुड़ शासक है। और ये दंतदुर्ग ये नहीं है, ये दंतदुर्ग नहीं है ना, ये होगा। तो याद रखना ये दोनों हुड़ शासक हैं। सत्ता किसने स्थापित की थी? तो तोड़माड़ ने, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है बहुत अच्छा क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त प्रयाग प्रसत में बड़े दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया? वास्तव में समुद्रगुप्त एक ऐसा गुप्त वंश का शासक था जिसने 100 युद्धों को विजेता कहा जाता है। और कहा जाए कि समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। और समुद्रगुप्त ऐसा कि दक्षिण पथ और उत्तरापथ दक्षिणापथ, यानी कि उत्तरापथ के 9 राजाओं को, दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया था, यही समुद्रगुप्त था। कहा जाए समुद्रगुप्त ने एक भी युद्ध नहीं हारा। और कहा जाए कि वीणा वादन प्रकार के सिक्के भी इसने चलाए थे। और ऐसा शासक गुप्त वंश का जिसने राजभिषेक, यानी कि जिस समय इसने क्या किया था? राजस्व यज्ञ भी किया, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ किया, राजस्व नहीं, अश्वमेध यज्ञ करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त लगाएंगे। और इसके बाद दूसरा कौन था? तो कुमारगुप्त लगाएंगे। मित्रों याद रखना कि 2 ऐसे गुप्त वंश में शासक हुए जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त बड़े दक्षिण भारत की विजय क्या कहा गया है? तो दिग्विजय, दक्षिण विजय, रण विजय, धर्म विजय। तो यहां लगाएंगे हम लोग धर्म विजय। क्या है इसकी? धर्म की विजय, ठीक। तो ये हो जाएगा। किस शासक ने ग्रीक लेखों में अग्रमीज और जैंद्रमीज कहा जाता है? अग्रमीज और जैंद्रमीज कहा जाता है, के नाम से पुकारा जाता है? तो सिकंदर है, घनानंद है, अशोक है, चंद्रगुप्त है। तो मित्रों याद रखना ये घनानंद है और ये नंद वंश का शासक था। कहा जाए ये महापद्मानंद का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो महापद्मानंद का। महापद्मानंद का पुत्र था। और कहा जाए इसी घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था। और कहा जाए चाणक्य ने, याद रखना कि चाणक्य ने जब शपथ ली कि तुम्हारा वंश नहीं, तुम्हें नहीं, तुम्हारा वंश भी हम नष्ट कर देंगे, समाप्त करवा देंगे, है ना। तो यही चाणक्य ने इसके वंश को, यानी किसकी सहायता से? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, यानी कि एक अबोध बालक का पाला पोषा, बड़ा किया, शिक्षा दी, पुत्र के बाद सब कुछ उसको यानी कि सुविधाएं दी गई। और बाद में उसने जब चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी पूरी घटना बताई तो वही यानी कि उनका जो शिष्य था
उसने ये कहा था कि आप मेरे गुरु भी है, मेरे पिता भी है, मुझे आदेश दें, मैं घनानंद के टुकड़े करके आपके आगे डाल देंगे। ठीक मित्रों, और वही हुआ। अगला क्वेश्चन, गुप्त प्रणाली के वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है? गुप्तचर। ध्यान देना, गुप्तचर। अब गुप्तचर यानी कि आज गुप्तचर हम लोग सीबीआई कहते हैं, लेकिन मित्रों याद रखना पहले भी हमारे यहाँ गुप्तचर व्यवस्था थी। इंडिका है, अर्थशास्त्र है, दिव्यादान है, गार्गी संहिता, किस में उल्लेख मिलता है? तो अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर प्रणाली की जानकारी मिलती है। तो ये चीज याद रखना। रुक जाओ, मैं पे ये और है नीचे क्वेश्चन। हाँ, यहाँ सभी और हैं। कुछ मित्र और क्वेश्चन बचे हैं, और जरा देख लीजिए बहुत थोड़े से। दिया है कि हड़प्पा सप्ताह के संबंध कौन कथन असत्य है? यानी कि हड़प्पा सप्ताह की लिपि बहुत चैतन्यक थी, ये पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, हड़प्पा समाज में मात सत्तात्मक प्रकृति का था। यह हड़प्पा सप्ताह के धार्मिक रीति रिवाजों की समानता विद्यमान थी। यह हड़प्पावासी पुनर्जन्म विश्वास रखते। तो मित्रों ये कि धार्मिक रीति रिवाज में समानता विद्यमान थी, यही गलत है। ठीक है, ठीक, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन कि शून्य सप्ताह के पतन के संबंध में कौन प्रचलित मत है? तो याद रखना, बाढ़ है, भूकंप, प्राकृतिक आपदा थी, नदी मार्ग परिवर्तन था, आर्यों का आक्रमण था, उपयुक्त में से सभी। तो सभी हो जाएगा। और आप लोगों को एक ट्रिक बता दें, जब कभी भी पेपर सॉल्व करें, जब कुछ भी ना आए हो, कहीं ऑप्शन दिया हो सभी, तो सभी लगा के आंख मूंद के चले आना। 99% सही होता क्वेश्चन है सभी में। तो ये चीज याद रखना कि जब ना आए, वैसे देख लेना कभी कभी 1-8% इधर उधर होता, लेकिन 99% सभी सही होता। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है प्राचीन आर्यों के निवास स्थल यानी सत्तु सिंधु के क्षेत्र कौन सी नदी शामिल नहीं थी? तो याद रखना, वितास्ता थी, अस्कनी थी, सरस्वती थी, गोमल नदी नहीं थी। ये नहीं थी, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद? तो याद रखना यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है, शतपथ ब्राह्मण जो है किसका भाग है? यजुर्वेद का। और सत ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा कौन था? तो शतपथ ब्राह्मण था। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख भी हुआ है। उत्तर वैदिक काल में कृषि देवता का किसे कहा गया? कृषि देवता उत्तर वैदिक काल में किसको कहा जाता है? सूर्य को, इंद्र को, वरुण को, विष्णु को? तो याद रखना, इंद्र को हम लोग कृषि देवता, इंद्र भगवान वर्षा करते हैं। ठीक है, चूंकि किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि अगर पानी नहीं तो फसल नष्ट हो जाएगी, और पानी कौन बरसाएगा? तो इंद्र बरसाएंगे। तो इस वजह से याद रखना इंद्र को माना गया है। ठीक है, अगला देखिए, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलमित नहीं है? जैन तीर्थ का प्रतीक चिन्ह पूछे गए हैं। तो नेमिनाथ, अश्व, अजीतनाथ, कलश, पार्श का सर्फ, मलनाथ का सिंह? तो यही गलत है। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर बौद्ध दर्शन में निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो यहाँ बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? अब देखो सत्य की बात कर रहा है, तो ध्यान देना यहाँ पर। देखो याद रखना कि दिया बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते थे, बौद्ध पुनर्जन्म सिद्धांत को नहीं मानते थे। तो यहाँ पर एक होगा, दो होगा, एक दो दोनों होंगे, या फिर में से कोई नहीं तो कोई नहीं होगा। ये आंसर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24,
किसके सिक्कों पर संकर्षण वासुदेव दोनों नाम अंकित हैं? तो दिया अगोथो वलीच, हुविसिक, चंद्रगुप्त, भागभद्र। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ये कुषाण वंश का शासक है, तो कुषाण वंश का ये चौथा शासक था। सबसे पहले कुजुल कन्फिशस आता है, कुजुल के बाद विम आता है, विम के बाद कनिष्क आता है, और कनिष्क के बाद हुविसिक आता है। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्त की रचना किसने की थी? भीमसेन ने, हर्षेन ने, वत्सभट्ट ने, कालिदास ने। मंदसौर अभिलेख, तो यह याद रखना, वत्सभट्ट ने की थी। और रेशम का उल्लेख इसी में हुआ, रेशम बुनकरों का। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुलमित नहीं है? ठीक है, तो याद रखना, प्रियदर्श का हर्ष की है, हर्षचरित बाणभट्ट की है, सूर्यवंशक मयूर, मयूर शासक, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से अशोक किस गुफा निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी पर नहीं किया? अशोक ने किस गुफा का? और ये बहुत पूछा जाता। देखो, गुफाओं का निर्माण दो लोगों ने किया था, है ना? तो याद रखना कि यहाँ पर अशोक पूछा जा रहा है, तो अशोक का किसने नहीं की? कौन सी गुफा का? तो सुदामा गुफा का कराया था। ठीक, और इसका जो बेटा था दशरथ, दो लोगों, अशोक और दशरथ ने ही किए हैं गुफाओं। ठीक, सुदामा गुफा किया था, कौर चौपाल किया था, विश्व झोपड़ी किया था, लोमार्स का दशरथ ने किया था। ठीक है, तो ये गलत है, यानी कि नहीं, तो ये वाला आंसर हो जाए। आंसर आपका बी। मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? है ना? तो बलि है, रज्जु है, विविध है, हरड़ा है। तो बलि याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। शकोत पार्थियन ने, कुषाणुओं ने, शको कुषाणुओं ने, डेट्रियस ने। तो शक कुषाणुओं ने ये व्यवस्था द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, शतमान सिक्के किस धातु के हैं? शतमान, तो सोना है, चांदी है, तांबा है, सीसा। तो चांदी लगा के आएंगे। ठीक है, कल हम लोग अगला फिर पढ़ाएंगे। यहाँ 31वें से दिया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? कल नालंदा विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर याद रखना कि इसकी स्थापना कुमारगुप्त करता है, लेकिन इसके विधिवत कल हम चर्चा करेंगे कि कुमारगुप्त ने कैसे इसकी स्थापना की, क्या किया है और इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो मित्रों कल हम लोग मिलते हैं। कल के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो लोग पेपर सॉल्व कर लेंगे इतिहास का, तो वास्तव में इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पेपर खुद ऐसे करवा देंगे कि वहीं से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल अगली वीडियो में पुनः।